आज कहानी में हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित, सबसे उलझे और शायद सबसे दर्दनाक केस की, आरुषि हेमराज मर्डर केस की। सीबीआई ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन 9 साल के बाद भी आरुषि के हत्यारे को नहीं ढूंढ सकी। ये कहानी है एक परफेक्ट दिखने वाले परिवार की, एक 13 साल की मुस्कुराती बच्ची की, उस रात की जो आज 17 साल बाद भी सवाल बनकर हमारे आपके जहन में है कि क्या हुआ था। क्या हुआ था 15 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर 25 के उस फ्लैट में। कौन वो शख्स था जिसने 2 लोगों के इतने बेरहमी से गले काट दिए थे? कौन था जिसने क्राइम सीन को इतनी सफाई से साफ किया कि 2 बार सीबीआई और यूपी पुलिस एटीएस तक जांच करके कुछ हासिल नहीं कर पाई? क्या उस फ्लैट में उस रात मर्डर करने के लिए कोई बाहर से आया था या कातिल घर के अंदर था? जिस हथियार से कत्ल किया गया था, क्या उसे कहीं बहा दिया गया और आज भी वो कहीं पड़ा है? आरुषि हत्याकांड सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था। ये न्याय, मीडिया, पुलिस, सीबीआई और सच की एक ऐसी जंग थी जिसके बाद किसी को यकीन ही नहीं रहा कि सच क्या होता है। यह वो हत्याकांड था जिसमें माता पिता को कई साल जेल में रखा गया, नौकरों को जेल रखा गया, नार्को टेस्ट किया गया, अलग अलग जांच में अलग अलग थ्योरीज दी गई। लेकिन आज 17 साल बाद भी किसी को नहीं पता कि 14 साल की बच्ची का कत्ल किसने किया था, उस नौकर को किसने मारा था। क्या वो अवैध संबंधों की कहानी थी या वो कहानी थी एक बाप के अपनी बेटी के नौकर के साथ हमबिस्तर होकर देखकर आए गुस्से की, या उस नौकर की जिसने आवेश में आकर डांट खाने के बाद कत्ल करके फंसा दिया, या कोई और सच, कोई ऐसा सच जिधर ना पुलिस सोच पाई ना सीबीआई। आरुषि हेमराज मर्डर केस सिर्फ 2 हत्याओं की कहानी नहीं है, उन सवालों की कहानी है जिनको देश की 2 बड़ी जांच एजेंसियां यूपी पुलिस और सीबीआई 17 साल बाद खोज नहीं पाई है। कहानी उस घर की जिसके हर कमरे, हर दीवार, हर फोटो फ्रेम, हर लॉक, हर दरी, हर बेडशीट में एक राज छिपा है। लेकिन अफसोस की दीवारें तो बोलती नहीं, वो चीखती हैं अंदर अंदर। उस रात की बदबू, उस रात की आवाज, उस रात कदमों की आहट, सांसों की आखिरी कपकपी, सफाई की ठंडी चमक, सब कुछ। उस रात कोई तो था जो बेहद शांत दिमाग से चला, जिसने 2-2 दरवाजे 2 लोगों को मारने के बाद बंद किए, कुछ दरवाजे खुले रखे, जिसने खून के छींटों तक की दिशा देखी, जिसने विस्की की बोतल उठाई, फिंगरप्रिंट्स को मिटाए, कमरे ऐसे सेट किए जैसे कोई निर्देशक सेट की बारीकियों को चुन रहा है। इतनी सफाई से मर्डर, ऐसा कंट्रोल कि सीबीआई और पुलिस आज तक कुछ नहीं खोज पाई। आज पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे आरुषि हत्याकांड की, हेमराज हत्याकांड की, तलवार परिवार की। सारे सवाल पूछेंगे कि कोई बाहर से आया था या कातिल घर का था, सारी चीजें। लेकिन इसकी शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा, परिवार का हिस्सा बनिएगा, ताकि जो कहानियां हम आप तक लाते हैं वो आप तक पहुंच सके। लिंक हमने कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फायदा ये है कि अगर आप परिवार का हिस्सा बनेंगे तो वीडियोस आपके व्हाट्सएप तक पहुंच जाया करेंगे, आप जब मन करे तब देख लेंगे। आप शुरू से शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेश तलवार, नुपुर तलवार। तलवार परिवार जो बाहर से परफेक्ट लगता था, नोएडा में एक व्यस्त और कामयाब डेंटिस्ट कपल। उनका क्लिनिक मशहूर था, अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग लगती थी। डॉक्टर राजेश नोएडा के एक बड़े हॉस्पिटल में डेंटल डिपार्टमेंट के हेड थे। ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मरीजों का तांता लगा रहता था। पति पत्नी दोनों इतने व्यस्त थे कि बड़ी मुश्किल से बेटी से बात हो पाती थी।
रात का एक वक्त होता था जब सब साथ बैठकर खाना खाते थे। उनकी इकलौती बेटी थी आरुषि, 13 साल की लड़की, जो नोएडा के एक बड़े स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ती थी। प्यारी लड़की, हंसमुख लड़की, फोटोग्राफी का शौक था। 9 दिन बाद 24 मई को उसका 14वां जन्मदिन था। गर्मी की छुट्टियां आने वाली थी। पापा मम्मी ने 16 मई की शाम दोस्तों के साथ एक पार्टी प्लान किया था। आरुषि भी अपने दोस्तों को बता रही थी कि काफी चीजें होने वाली हैं। इसी घर में एक चौथा सदस्य भी था, हेमराज, 45 साल का एक नेपाली नौकर, जो सालों से परिवार के साथ रह रहा था, खाना बनाता, घर संभालता, आरुषि को बेटी कहकर बुलाता। उसे आरुषि हेमराज अंकल कहती थी, और जो लोग आसपास थे वो कहते थे कि हेमराज भी उसे बेटी की तरह मानता था। उसका एक छोटा कमरा घर के ठीक बगल में था। एक दरवाजा ड्राइंग रूम में खुलता था और दूसरा बाहर ग्रिल गेट के पास। 15 मई 2008 सुबह सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता था। आरुषि सुबह स्कूल गई, राजेश और नूपुर क्लिनिक गए। शाम 7:30 बजे नूपुर घर लौटी, 9:30 बजे राजेश लौटे। हेमराज ने खाना बनाया। खाते वक्त आरुषि ने बताया कि उनके स्कूल में फेयरवेल होने वाला है, पापा से नई ड्रेस मांगी। पापा ने कहा ठीक है, मिल जाएगी। खाना खत्म होने के बाद राजेश ने आरुषि को बुलाया कमरे में, बैग से सोनी का चमचमाता डिजिटल कैमरा निकाला। आरुषि खुश हो गई। कैमरा ऑन हुआ, पापा मम्मी के साथ फोटोज खींची। आखिरी फोटो में तीनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ये वही फोटो है जो आज भी कोर्ट फाइलों में सबूत नंबर 47 के साथ मौजूद है। इस फोटो को खिंचवाने के बाद आरुषि ने कहा कि गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, और फिर चले गए। राजेश तलवार अपने रूम में गए, लैपटॉप चलाया होगा। नूपुर टीवी देख रही थी, फिर सो गए। फ्लैट के सारे दरवाजे बंद, बाहर लोहे का ग्रिल गेट लॉक, सब कुछ, पूरा घर सील। 16 मई 2008 सुबह 6:05 पर इनकी जो मेड थी भारती, वो रोज की तरह आई, ग्रिल गेट पर घंटी बजाई, कोई जवाब नहीं मिला। 2 बार 3 बार। आखिर नूपुर ने भीतर का दरवाजा खोला, हैरान होकर बोली कि मैडम मिडिल डोर जो है वो बंद है, हेमराज कहां पर है? हेमराज को फोन लगाया गया, फोन गया, फिर कट गया। इसके बाद नूपुर ने भारती को बालकनी से चाबी फेंकी और कहा कि नीचे इंतजार करो। तभी राजेश जो थे वो डाइनिंग टेबल पर विस्की की बोतल देखकर चौंक गए। इस बोतल पर खून के निशान थे। सकपका गए, वो दौड़कर आरुषि कमरे में गए। दरवाजा खुला हुआ था जो रात में हमेशा बंद रहा करता था। अंदर घुसे तो उनकी चीख पूरे फ्लैट में गूंज गई। बेड पर आरुषि का खून से लथपथ शरीर पड़ा था। आरुषि के गले को इतनी गहराई से काटा गया था कि सिर लगभग धड़ से अलग हो चुका था। तकिया, बेडशीट, दीवार, हर तरफ खून। नूपुर भी दौड़कर आई। एक पल को सांस रुक गई, फिर लाश पर गिर पड़ी। उस वक्त भारती चाबी लेकर लौटी। ग्रिल गेट, मेन डोर चाबी से खुले। वो अंदर आई तो नूपुर ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोई। मां ने कहा कि हेमराज ने मेरी बेटी को मार दिया, वो भाग गया। 10 मिनट के अंदर मोहल्ले में हड़कंप फैलता है। लोग दौड़कर आते हैं, कोई आरुषि को देखकर रोता है, कोई फोटो खींचने लगता है। किसी ने न्यूज चैनल वालों को फोन कर दिया। पुलिस आई तो 20-25 लोग क्राइम सीन में घुस चुके थे। फिंगरप्रिंट्स मिट चुके थे, खून के निशान रगड़ गए थे। सारा सीन तहस नहस हो गया था। राजेश और नूपुर बार बार यही कह रहे थे कि हेमराज ने मारा और वो भाग गए। पुलिस ने भी यही मान लिया। थ्योरी बन गई कि हेमराज ने शराब पिया होगा, आरुषि कमरे में घुसा, रेप की कोशिश की, विरोध करने पर गला काट दिया और भाग गया। पुलिस ने इसके बाद 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। नेपाल पुलिस को खबर भेज दी गई। यहां तक कि सिटी एसपी जो थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि 24 घंटे में हमने केस सॉल्व कर दिया। फिर आरुषि का पोस्टमार्टम हुआ। शाम 4 बजे तक अंतिम संस्कार। 17 मई को राजेश नूपुर हरिद्वार चले गए अस्थि विसर्जन करने के लिए। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। 17 मई को पूरी कहानी पलट जाती है। राजेश और नूपुर हरिद्वार में थे। घर पर सिर्फ उनका भाई दिनेश और कुछ स्टाफ था। तभी एक रिटायर्ड आईपीएस के गौतम को जांच के लिए बुलाया था।
छत की सीढ़ियों पर खून के धब्बे देखे आते, जिन्हें पहले पुलिस ने नजरअंदाज किया था। छत का दरवाजा लॉक था लेकिन चाबी मिली नहीं, फिर तोड़ा गया। जब ताला तोड़ा गया तो सबका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि छत पर हेमराज की लाश पड़ी थी। जैसे आरुषि का गला काटा गया था, वैसे ही हेमराज का गला काटा गया था। शरीर में उसके कीड़े पड़ चुके थे, खून के छींटे, घसीटने के निशान, एक बड़ा खूनी हाथ का निशान और आकार में बड़े जूतों के प्रिंट। जिस हेमराज को कातिल समझा जा रहा था वो खुद मारा गया था। अब सवाल उठा कि फिर मारा किसने, और सीधी सुई जो थी वो राजेश तलवार पर चली गई। हेमराज की लाश मिलते ही तलवार दंपत्ति को हरिद्वार से बुलाया गया। राजेश लाश देखकर बोले, पता नहीं हेमराज है या नहीं, सड़ चुकी है। पुलिस की बात खटकी। फिर राजेश का अनीता दुरानी नाम की महिला से अफेयर था, ये खबर आई। आरुषि को पता चल गया था, ये पता लगा। फिर एक नई थ्योरी आई कि राजेश ने आरुषि और हेमराज को किसी आपत्तिजनक हालत में देखा था, जिसके बाद गुस्से में दोनों को मार डाला। 23 मई 2008 को राजेश तलवार गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर आईजी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कहा था कि ऑनर किलिंग है। राजेश ने ही अपनी बेटी नौकर को मार दिया, और एक थ्योरी दी गई कि इन दोनों का अफेयर चल रहा था, नौकर के साथ शायद सेक्सुअल संबंध थे, इस वजह से ऐसा। हालांकि समाज में लोग पूछ रहे थे कि क्या कोई पिता वाकई में ऐसा कर सकता है। इन सब के बीच मीडिया में लगातार खबरें चल रही थी, पुलिस की लापरवाही की बात आ रही थी, जनता का गुस्सा बढ़ रहा था। आखिरकार 31 मई को यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। पहली टीम ज्वाइंट डायरेक्टर अरुण कुमार, जांच शुरू हुई तो सारे सबूत राजेश के खिलाफ नहीं मिले, क्योंकि विस्की की बोतल पर उनके फिंगरप्रिंट नहीं थे, कपड़ों पर सिर्फ आरुषि का खून था, छत पर जूते के प्रिंट साइज 8-9 नंबर के मिले थे, जबकि राजेश का साइज 6 नंबर का था। फिर शक की सुई घूमी राजेश के कंपाउंडर कृष्णा पर, क्योंकि हत्या से 2 दिन पहले राजेश ने क्लिनिक में सबके सामने डांटा था। ड्राइवर ने बताया, कृष्णा ने कहा था कि मैं राजेश को सबक सिखाऊंगा। 7 जून 2008 को कृष्णा, उसका दोस्त राजकुमार और विजय मंडल ये गिरफ्तार होते हैं। इनका नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट में ये तीनों कबूल करते हैं कि हेमराज ने बुलाया था, शराब पी थी, और फिर कृष्णा ने ही आरुषि को मारा। 11 जुलाई को सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, कहती है केस सॉल्व हो गया। 12 जुलाई को राजेश तलवार 50 दिन बाद जमानत पर आते हैं। लेकिन सच ये था कि इन सब के बीच में सबूत नहीं था, क्योंकि नार्को टेस्ट कोर्ट में नहीं चलता। तीनों के मालिकों ने कहा कि वो रात हमारे घर थे। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा बाहर से कोई आया नहीं था। कृष्णा के घर से खुखरी पर जानवर का खून मिला था। सितंबर 2008 में तीनों रिहा हो गए। विजय मंडल ने जेल से बाहर आकर कहा कि सीबीआई ने पीटा था, धमकाया था और एक रटी रटाई कहानी कहने के लिए कह दिया था। फिर सीबीआई की एक दूसरी टीम आती है, क्योंकि सीबीआई की भी साख दांव पर थी। नई टीम बनाई गई, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नए आते हैं, फिर सब कुछ होता है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से फिर बात पूछी आती है। इस बार डॉक्टर का बयान बदल जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आरुषि की वजाइना को साफ किया था किसी ने, उसका हाइमेन फटा हुआ था। सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात चली थी। कहा कि किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाए। फिर डॉक्टर ने कहा कि हेमराज जो था उसका भी प्राइवेट पार्ट सूजा हुआ था, तो या तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी में था या होने वाला था। गोल्ड स्टिक की बात की गई, वो साफ की गई थी। क्राइम सीन को फिर रिक्रिएट किया गया। दावा रहा कि सीन साफ करके फिर अरेंज किया गया था। 29 दिसंबर 2010 को सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट भेजती है। ये कहती है कि राजेश और नुपुर पर शक है, लेकिन सबूत नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को ही चार्जशीट बना दिया। तलवार दंपति ने क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। 9 फरवरी 2011 को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने क्लोजर खारिज की। राजेश और नुपुर पर मुकदमा चला। 2 साल गवाहियां चली। सीबीआई ने आखिरी थ्योरी दी कि राजेश ने आवाज सुनी, आरुषि कमरे में झांका, राजेश मतलब पिता, और फिर नौकर और बेटी को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद नाराज होकर गोल्फ स्टिक उठाई, दोनों को मारा, नुपुर की मदद से गले काटे, क्राइम सीन को फिर साफ किया, बाहर से लॉक करके अंदर सर्वेंट रूम से बाहर आ गए।
ये सीबीआई की थ्योरी थी। हालांकि नवंबर 2013 में स्पेशल जज श्यामलाल का फैसला आया कि राजेश और नुपुर दोनों दोषी हैं, दोनों को उम्र कैद की सजा मिलती और दासना जेल दोनों भेज दिए गए। लेकिन फिर 12 अक्टूबर 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर 763 पन्नों का एक फैसला आता है कि सीबीआई के पास एक भी पुख्ता सबूत नहीं है, हत्या का हथियार नहीं है, खून से सने कपड़े नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सब कुछ थ्योरी है। इस वजह से बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो तलवार फैमिली को दिया जाता है। 4 साल 10 महीने और 6 दिन बाद राजेश और नुपुर जेल से बाहर आए, लेकिन आरुषि नहीं थी। आज हम और आप 2025 में हैं। कुछ लोग शायद ये वीडियो 26 में सुन रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और हेमराज की पत्नी की अपील आज भी पेंडिंग है, लेकिन कानूनी रूप से तलवार दंपत्ति बेकसूर है। हत्या का हथियार आज तक नहीं मिला है, खून से सने कपड़े आज तक नहीं मिले हैं, ना कोई गवाह है, ना कोई ठोस सबूत, सिर्फ अनुमान है, थ्योरी है, मीडिया का तमाशा है। राजेश तलवार बाहर निकलने के बाद 2020 में किताब लिखते हैं, द किलिंग ऑफ आरुषि एंड द मर्डर ऑफ जस्टिस। उसमें लिखते हैं कि ये केस सिर्फ मेरी बेटी का नहीं, भारत के हजारों उन परिवारों का है जिनके साथ न्याय का कत्ल होता है। लेकिन सवाल आज भी वही कि उस रात हुआ क्या था? कौन था वो शख्स जिसने 2 लोगों के इतनी बेरहमी से गले काटे? कौन था जिसने क्राइम सीन को इतनी सफाई से साफ किया कि 17 साल बाद भी कुछ नहीं मिला? क्या कोई बाहर से आया था या सच में घर के अंदर का था? क्या वो गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड आज भी कहीं छिपे हैं या उन्हें नदी में बहा दिया गया? शायद कभी ना मिले। शायद वो रात अपने साथ बहुत सारे जवाब लेकर हमेशा के लिए खामोश हो गई, और खामोश हो गई एक 13 साल की लड़की की मुस्कान और एक नौकर की मौत। एक सवाल जो हर साल 16 मई को फिर से जिंदा होता है कि आखिर आरुषि को किसने मारा? या नो वन किल्ड आरुषि हेमराज? सबसे अनफॉर्चुनेट कहानी है भारत में क्राइम की। 2 सीबीआई की टीम, पुलिस की टीम, कई सालों की जेल, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। किसी को नहीं पता आरुषि को किसने मारा।